सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम जो शेष प्रश्न हैं साना साना हाथ जोड़े के क्वेश्चन नंबर जो है 27 तक हमने कर लिए थे, तो इसके आगे के जो बचे हुए शेष प्रश्न हैं उनको हम करेंगे। तो प्रश्न नंबर 28, क्या लेखिका को लायुंग में बर्फ़ देखने को मिली? यदि नहीं तो उसका क्या कारण था? कि यदि लेखिका लायुंग में बर्फ़ उसको देखने को नहीं मिली या ठीक है मिली या यदि नहीं मिली तो उसका क्या कारण था? लेखिका जैसे पर्वतों के निकट आती जा रही थी, निकट यानी कि पर्वतों के समीप आती जा रही थी, जैसे जैसे वो पर्वतों के पास जा रही थी उसकी बर्फ़ देखने की इच्छा प्रबल होती जा रही थी। प्रबल यानी कि मजबूत। लायुंग में उसे बर्फ़ के होने का विश्वास था, परंतु सुबह उठकर जैसे वह बाहर निकली उसे निराशा हाथ लगी। वहाँ बर्फ़ का एक भी टुकड़ा नहीं था। लेखिका को लगा कि समुद्र से 14,000 फीट की ऊंचाई पर भी बर्फ़ का न मिलना आश्चर्य है। आश्चर्य हैरानी की बात है। वहाँ के स्थानीय व्यक्ति ने इस समय स्नोफॉल न होने का कारण बढ़ते प्रदूषण को बताया। जिस प्रकार से प्रदूषण बढ़ रहा है उसी तरह प्रकृति के साधनों में कमी आती जा रही है। अर्थात कि लेखिका को वहाँ पर लायुंग में बर्फ़ इसलिए देखने को नहीं मिली क्योंकि वहाँ जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। इसी कारण जो है वो बर्फ़ है वहाँ पर लेखिका को देखने को नहीं मिली। कटाव का सफ़र कैसा रहा? कटाव का रास्ता खतरनाक था। उस समय धुंध और बारिश हो रही थी, जिसने सफ़र को और ख़तरनाक बना दिया था। जितेन खतरनाक होता डरावना। जितेन लगभग अनुमान से गाड़ी चला रहा था, अनुमान अंदाजे से। खतरनाक रास्तों के एहसास ने सबको मौन कर दिया था। जरा सी असावधानी सबके प्राणों के लिए घातक सिद्ध हो सकती थी। जीप के अंदर केवल एक दूसरे की सांसों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वे लोग आसपास के वातावरण से अनजान थे। जगह जगह पर सावधानी से यात्रा करने की चेतावनी लिखी हुई थी। प्रश्न नंबर 30 है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। लेखिका का यात्री दल युमथांग जाने के लिए जीप द्वारा आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही थी वैसे वैसे हिमालय का पल पल बदलता वैभव स्वरूप और विराट रूप सामने आता जा रहा था। हिमालय विशालकाय होता गया, विशालकाय बड़ा। आसमान में फैली घटाएं गहराती हुई पाताल नापने लगी थी। कहीं कहीं किसी चमत्कार की तरह फूल मुस्कुराने लगे थे। सारा वातावरण अद्भुत शांति प्रदान कर रहा था। लेखिका हिमालय के पल पल बदलते स्वरूप को अपने भीतर समेट लेना चाहती थी। उसने हिमालय को मेरे नागपति मेरे विशाल कहकर सलामी दी। हिमालय कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े प्रतीत हो रहा था और कहीं हल्के पीलेपन का कालीन दिखाई दे रहा था। हिमालय का स्वरूप कहीं कहीं प्लस्तर उखड़ी दीवारों की तरह पथरीला लग रहा था। सब कुछ लेखिका को जादू की छाया व माया का खेल लग रहा था। हिमालय का बदलता रूप लेखिका को रोमांचित कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे लेखिका को कि कोई यहाँ पर जादू हो रहा है या कोई माया हो रही है। रोमांचित होता है लेखिका को, बहुत अच्छा लग रहा था। लेखिका के मन को जो है वो प्रसन्न कर रहा था। प्रश्न नंबर 31 है, अंतिम प्रश्न है। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर कर गए अर्थात हिला गए? प्राकृतिक सौंदर्य के जो है अलौकिक आनंद में डूबी हुई लेखिका को कौन कौन से दृश्य जो है वो अंदर से हिला गए? प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को वहाँ के आम जीवन की निर्ममता झकझोर कर गई।
लेखिका को प्रकृति के असीम सौंदर्य ने ऐसी अनुभूति दी थी कि वह एक चेतन शून्य संसार में पहुंच गई थी, बिल्कुल शांत। उसे लग रहा था कि वह ईश्वर के निकट पहुंच गई है। ईश्वर के निकट यानी कि ईश्वर के समीप पहुंच गई है, ईश्वर के पास पहुंच गई है। परंतु उस सौंदर्य में कुछ पहाड़ी औरतें पत्थर तोड़ रही थी। वे शरीर से कोमल दिखाई दे रही थी। उनकी पीठ पर टोकरियों में बच्चे बंधे हुए थे। वे बड़े बड़े हथौड़ों और कुदालों से पत्थरों को तोड़ने का प्रयास कर रही थी। यह देखकर लेखिका बेचैन हो गई, बेचैन व्याकुल हो गई। वहीं खड़े एक कर्मचारी ने बताया कि पहाड़ों में रास्ता बनाना बहुत कठिन कार्य है। कई बार रास्ता बनाते समय लोगों की जान भी चली जाती है, अर्थात उनकी मृत्यु भी हो जाती है। लेखिका को लगा कि भूख और जिंदा रहने के संघर्ष ने इस स्वर्गीय सौंदर्य में अपना मार्ग इस प्रकार ढूंढा है। कटाव में फौजियों को देखकर वह सोचने लगी कि सीमा पर तैनात फौजी हमारी सुरक्षा के लिए ऐसी ऐसी जगहों की रक्षा करते हैं जहां सब कुछ बर्फ हो जाता है, जहां पौष और माघ की ठंड की बात तो छोड़ो। पौष और माघ अर्थात जो हमारे ये देसी महीने होते हैं, जिसको हम दिसंबर और अंग्रेजी भाषा में जनवरी कहते हैं, इसको जो हमारे देसी माह होते हैं इनको पौष और माघ के महीने की इनमें अधिक ठंड पड़ती है। पौष और माघ की ठंड की बात तो छोड़ो, वैशाख में भी हाथ पैर नहीं खुलते। वैशाख का जो मंथ होता है वो अप्रैल और मई का जो होता है मध्य का भाग होता है, तो वैशाख में भी हाथ और पैर नहीं खुलते। वे इतनी अर्थात हम जितनी ठंड हमारे यहाँ पर होती है दिसंबर और जनवरी से ज़्यादा जो है वो वहाँ पर अप्रैल माह यानी कि अप्रैल और मई के बीच में भी इतनी इससे अधिक ठंड होती है। वे इतनी ठंड में प्राकृतिक बाधाओं को सहन करते हुए हमारा कल सुरक्षित करते हैं। पहाड़ी औरतों को भूख से लड़ते पत्थरों को तोड़ना और कड़ाके की ठंड में फौजियों का सीमा पर तैनात रहना लेखिका को अंदर तक झकझोर कर गया, यानी कि लेखिका को अंदर तक हिला गया। तो ये जो अध्याय था हमारा साना साना हाथ जोड़ी, उसके प्रश्न थे, तो ये अध्याय संपूर्ण हुआ। तो सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से याद करेंगे और अपनी कॉपी पर लिखेंगे। धन्यवाद।